मित्रों नमस्कार। अब हम बातें करेंगे साहित्य के प्रमुख तत्वों के ऊपर प्रकाश डालिए। परिभाषा पे हम लोगों ने बातें की। साहित्य के प्रमुख तत्वों के पास हम जाते हैं तो हम सबसे पहले इस बात को समझ लें कि मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति को सुंदर, व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाने के लिए जिन साधनों का, जिन माध्यमों का उपयोग करता है, जिस टूल्स का उपयोग करता है, साहित्य में उन्हीं साधनों को साहित्य का तत्व कहा जाता है। पाश्चात्य विद्वानों ने, काव्यशास्त्रियों ने साहित्य के तत्व के ऊपर विचार करते समय साहित्य के मुख्यतः 4 तत्व स्वीकार किए हैं। उन्होंने क्या कहा? उनके अनुसार जो है इमोशनल एलिमेंट्स, भाव तत्व, इमोशन, हमारी भावनाएं। दूसरा उन्होंने कहा इंटेलेक्चुअल एलिमेंट, बुद्धि तत्व। तीसरा उन्होंने कहा एलिमेंट ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना तत्व। चौथा उन्होंने कहा एलिमेंट ऑफ स्टाइल, शैली तत्व। इसका मतलब है किसी भी साहित्य का कर्ता अपने साहित्य को, अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए वो इन 4 प्रमुख तत्वों का उपयोग करता है, जिससे कि वह अपनी अभिव्यक्ति को सुंदर, सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर सके, जो कि श्रोता को या भावक को रसिक कर सके, उसे प्रभावित कर सके। ठीक है। अब आइए एक एक करके जो है हम बातें करते हैं। भाव तत्व। अब हमारे सामने एक सवाल है कि आखिर ये भाव है क्या, मतलब ये भाव तत्व है क्या? तो जो भाव या विचार साहित्यकार को किसी भी विषय पर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, वे ही पाठक को जो है उसके हृदय में उठता है वही भाव, और फिर पाठक को उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये जो उठने वाला आवेग है मन में, साहित्यकार का यही भाव जो है, साहित्यकार का यही प्रयास ही क्या होता है? भाव के रूप में चिन्हित होता है। भाव तत्व जो साहित्य की आत्मा है। जैसे ये पूरा शरीर है और इसमें जो हमारी प्राण शक्ति है, तो भाव तत्व की जब हम चर्चा करते हैं तो एक बात को हम अच्छी तरीके से जान लें कि भाव तत्व साहित्य की आत्मा है। साथ साहित्य का सर्व प्रमुख लक्षण रागात्मकता है, जिसके लिए भावों का चित्रण अपेक्षित है। स्थूल घटनाओं और विस्तृत इतिवृत्ति के निरूपण की अपेक्षा साहित्य में सूक्ष्म भावनाओं का अधिक से अधिक महत्व है। साहित्य का लक्ष्य पाठक की ज्ञान वृद्धि करना नहीं होता है, बल्कि साहित्य का लक्ष्य या साहित्य का उद्देश्य जो है पाठक के, भावक के हृदय की भावनाओं को आप्लावित कर देना होता है, आनंदित कर देना होता है, उसके भाव के आवेग को जागृत कर देना होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति जो है किससे संभव होती है? तो कहते भाव के चित्रण के द्वारा जो है संपन्न होती है। आचार्य भरत मुनि ने, आदि आचार्य हैं, प्रथम आचार्य हैं, आचार्य भरत मुनि ने स्पष्ट रूप से साहित्य का लक्ष्य भावानुभूति को घोषित करते हुए भावनाओं का वर्गीकरण और विश्लेषण किया है। उन्होंने भाव के 2 वर्ग बना दिए, स्थायी भाव और संचारी भाव। मतलब कुछ ऐसे भाव हैं जो हमारे अंदर स्थायी रूप से मौजूद है, और इसके अलावा कुछ ऐसे भाव हैं जो कि संचरित होते रहते हैं, जिसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 84 है, और स्थायी भाव को चिन्हित करते हुए इनकी संख्या 9 बताया। अब 10वां जो वात्सल्य भाव जो आ गया है। ठीक है। तो फिर रस सिद्धांत पे उस पर बातें होंगी। तो भरत मुनि ने क्या कहा? उन्होंने जो है भावों को चिन्हित करते हुए इन्होंने कहा कि भाव के 2 वर्ग हमारे पास हैं, 2 समूह हैं। एक तो संचारी भाव है, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, और दूसरा क्या? स्थायी भाव है, जो स्थायी रूप से हमारे अंदर जो हमेशा मौजूद है और वही रस के रूप में परिवर्तित होता है। जब हम रस वाला अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ उस पर जो हमसे विशेष बातें होंगे। तो भोजराज, अभिनव गुप्त, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ आदि आचार्यों ने भरत मुनि के भाव संबंधी विचारों को, विवेचन को आगे बढ़ाया है।
यहाँ यह कहना न होगा कि भारतीय आचार्यों द्वारा किया गया भावों का विवेचन आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत सुसंगत एवं शुद्ध मालूम पड़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान में भाव की दो कोटियां, दो श्रेणियां हैं, इमोशन और सेंटिमेंट। इमोशन और सेंटिमेंट। इमोशन और सेंटिमेंट क्रमशः जो है संचारी भाव और स्थायी भाव से गहरा साम्य रखते हैं। भाव के संबंध में भारतीय आचार्यों ने भाव के 3 अंगों का विवेचन किया है: आलंबन, उद्दीपन और अनुभव। आलंबन, उद्दीपन और अनुभव। तो ऐसी स्थिति में साहित्यकार जो साहित्य में अपनी भावनाओं को ही प्रस्तुत करता है और अपनी अनुभूति से देश काल की सीमाओं का उल्लंघन कर जाता है। वह सार्वदेशी सार्वकालिक साहित्य की सर्जना करता है जो सभी जनों को, सभी समय के लोगों को प्रिय होता है। जब तक भाव न होंगे अभिव्यक्ति किसकी होगी? साहित्य के लिए भाव तत्व तो कितना महत्वपूर्ण है। साहित्य की आत्मा कह दिया तो ऐसे ही नहीं कह दिया, क्योंकि अगर भाव ही नहीं होंगे तो आखिर जो अभिव्यक्ति किस बात की होगी? कोई भी पदार्थ, कोई भी स्थिति, कोई भी दृश्य, कोई भी घटना, कोई भी अभिव्यक्ति जो नहीं पा सकती जब तक कि हृदय में मौजूद हमारे जो भाव हैं वो जागृत न हो, है कि नहीं? तो पाश्चात्य चिंतक जो है वो भावों के जागृत होने पर साहित्य लोकहित एवं लोकार्षण की वस्तु बन जाता है। पाश्चात्य चिंतक जो है विंचेस्टर ने साहित्य के भावों की विशेषताओं को चिन्हित करते हुए इसकी 5 प्रमुख विशेषताएं हमें बताई। पहला, भावों के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भावों की तीव्र अभिव्यक्ति और प्रभावोत्पादक बनाते हैं। वो क्या कहते हैं? भावनाओं की विषमता और शक्तिमत्ता। हमारी भावना जो है जितनी विशद होगी, व्यापक होगी, और हमारी भावनाओं में जितना आवेग होगा, जितनी शक्ति होगी, वो क्या करेगी? वो प्रबल रूप से अभिव्यक्त होना चाहेगी। दूसरी बात क्या? भावनाओं का औचित्य की जो हमारे मनोभाव उठ रहे हैं, आखिर इसका औचित्य क्या, मतलब क्या है, उपयोगिता क्या है, किसके लिए है, क्यों है कि नहीं? क्योंकि अनौचित्य तो कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ जो हमसे जो बातें की जा रही हैं, तीसरी बात जो है विंचेस्टर हमसे कहता है भावनाओं की स्थिरता और उनका साहित्य। चौथी बात वो कहता है भावनाओं की विविधता। 5वीं बात हमारे बीच आती है भावनाओं की पवित्रता तथा उदात्तता। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भावनाओं की विषमता और शक्तिमत्ता एक, फिर दूसरी बात हमारे पास आती है भावनाओं का औचित्य। तीसरा तत्व आता है भावनाओं की स्थिरता और उनका साहित्य। चौथा आता है भावनाओं की विविधता। 5वां होता है भावनाओं की पवित्रता तथा उदात्तता। इस तरीके से हम जब दृष्टिपात करते हैं, विचार करते हैं, तो विचार करने के बाद निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भाव तत्व को जागृत करके उसे तीव्रतर तथा भावोत्पादक बनाने में औचित्य, विशदता, स्थिरता, विविधता तथा गुण इत्यादि जो है क्या होते हैं, वो सहायक की भूमिका में होते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वो जो है ये कह लीजिए कि भावनाओं के आवेग को और तीव्र करते हैं। ये क्या हो गया? ये साहित्य का भाव तत्व हो गया। स्पष्ट है? अब भाव के साथ जो क्या होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को अगर हम कर रहे होते हैं तो इस बात को ये जान लीजिएगा कि बुद्धि का खेल, क्योंकि सब कुछ क्या है, वो भाव जगत का हृदय पक्ष का है। लेकिन यहाँ बुद्धि की भूमिका भी ये जान लीजिए कि इसकी भी महत्वपूर्ण होती है। क्यों महत्वपूर्ण होगी? क्योंकि भाव के साथ अब होगा क्या कि साहित्यकार को या कलमकार को या काव्य के कर्ता को कहाँ जाना पड़ेगा? भाव तो है, लेकिन उसे जस का तस रख देना वो प्रभावोत्पादक नहीं होगा, वो अपनी तरफ हमें आकर्षित नहीं करेगा। हो सकता है वो अपना उद्देश्य सिद्ध करने में भी समर्थ न हो, है कि नहीं? तो
तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए करना ये होगा कि अब उसमें जो हमारे मूल भाव हैं, भाव में जो है कल्पना का मिश्रण करना होगा, जिसके लिए सहयोगी सहायक की भूमिका में कौन होगा? बुद्धि होगी। कहते हैं भाव तत्व के बाद जो है जो दूसरा प्रमुख तत्व साहित्य का उभर करके हमारे सामने आता है वो क्या है? तो कहते हैं वो कल्पना तत्व है। तो कहते हैं साहित्य में भावनाओं का चित्रण कल्पना शक्ति के प्रयोग के द्वारा ही संपन्न होता है। विशद भावना तो है, लेकिन अब उसको जो है प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कल्पना का सहारा लेना पड़ेगा। एक साधारण से साधारण घटना को कभी अपने कल्पना के रंगों में भरकर एक ऐसा भव्य रूप, ऐसा आकार प्रकार स्वरूप प्रदान कर देता है कि वो बलात् एकाएक हमारे हृदय को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है कि नहीं? काव्य में सौंदर्य और चमत्कार की दृष्टि से काव्य में सौंदर्य और चमत्कार की दृष्टि से भी अगर हम विचार करें तो ये क्या, ये कल्पना के द्वारा ही की जाती है। साहित्य में भावों का निरूपण कल्पना के माध्यम से ही होता है। साहित्यकार यथार्थ जगत में जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी अनुभव करता है, उसे जो है उसी रूप में अभिव्यक्त नहीं करता, अपितु उसमें जो है कल्पना तत्व के द्वारा जो है भव्य और आकर्षक स्वरूप प्रदान करता। मतलब क्या करता है? जो मूल भाव है उसमें कल्पना का मिश्रण करता है कि नहीं? क्योंकि जस का तस रख देना जो है तब तो वो सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि किसी को अपनी तरफ आकृष्ट नहीं करेगा। सर्जक विशेष यही तो है कि वो क्या करता है? वो आकर्षक स्वरूप प्रदान करता है, और आकर्षक स्वरूप प्रदान करके जो अपने उद्देश्य की सिद्ध करने के लिए सतत अग्रसर होता है। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में वो करेगा क्या कि जब उसे आकर्षक रूप प्रदान करेगा, तो किसके लिए? कि ऐसा रूप जो मन को आह्लादित करे, मन को प्रसन्न करे, एक अलग तरह के विशेष रस की अनुभूति हो, उस सौंदर्य से एक विशेष तरह का रति भाव जागृत हो जाए, हम उससे जुड़ जाएं, हम उसमें रमण करने लगे। तो साहित्यकार का कथन सत्य होने के साथ साथ जो है इस बात को आप जान लीजिएगा कि वो हमें सत्य की प्रतीति कराने में भी समर्थ होगा और रसमय भी होगा। और ये रसमयता जो आएगी, ये जो सरसता उसमें आएगी, वो किससे आएगी? वो कल्पना तत्व के द्वारा ही आएगी, कल्पना की शक्ति से ही आएगी, जो कि हमें उस रस को आस्वाद योग्य बनाएगी। हम जो है उसकी भावनाओं को समझ सकेंगे। वो बल, वो शक्ति, वो ताकत, वो क्षमता हमें कहाँ से मिल रही है? तो वो हमें जो है हमारे भाव के साथ उसमें कल्पना का मिश्रण। तो ऐसी स्थिति में असाधारण कल्पना ही काव्य निर्माण की शक्ति उत्पन्न करती है। अनकॉमन डिग्री ऑफ इमेजिनेशन कॉन्स्टिट्यूट पोएटिकल जीनियस, है कि नहीं? असाधारण कल्पना काव्य ही के निर्माण की शक्ति उत्पन्न करती है। तो प्रत्येक युग और प्रत्येक भाषा का साहित्य कल्पना शक्ति की अपूर्व क्षमता, अद्भुत वैभव और अलौकिक चमत्कार की कहानियों से भरा पड़ा है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ज्यामिति की, गणित विद्या की दृष्टि से, छंद शास्त्र की दृष्टि से बहुत पुष्ट रचना है कि नहीं? तो कहते हैं कि भाषा का साहित्य कल्पना शक्ति की अपूर्व क्षमता, अद्भुत वैभव और अलौकिक चमत्कार की कहानियों से रिक्त नहीं है, बल्कि क्या सिक्त है, भरा हुआ है। वेदांतियों के यहाँ जो स्थान माया का है, साहित्य में वही स्थान कल्पना का है। इसको जो इस तरीके से आप समझिए, अंतर केवल इतना है दोनों में कि उनकी माया सत्य को असत से, सत्य को असत में, सूक्ष्म को स्थूल में
और अलौकिक को लौकिक में परिवर्तित कर देते हैं, जबकि साहित्यकार की कल्पना जो है असत्य को सत्य में, ध्यान दीजिएगा, एक कदम आगे, असत को सत्य में, स्थूल को सूक्ष्म में तथा लौकिक को अलौकिक में, पारलौकिक में परिवर्तित कर देने की विशेष शक्ति से युक्त होती है। साहित्य में जहां तक जो भाव की बात है तो उसकी स्थिति जो है सम्राट की है, राजा की है, और कल्पना की स्थिति जो है उसके सेवक की है। जैसे सेवक जो है अपने सम्राट का अपने राजा के साथ सेवा भाव में होता है और वो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, उसके सामर्थ्य को बढ़ाता है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। किंतु जब जब हम कल्पना भाव से आगे बढ़कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन स्वतंत्र रूप से करने लगते हैं, तो साहित्य का जो वैभव है, साहित्य का जो गौरव है, साहित्य की जो गरिमा है, साहित्य का जो उद्देश्य है, वो नष्ट होने लगता है। रीतिकाल का साहित्य आप देख लीजिए, क्या था? वो 3.5 हाथ की काया श्री शरीर के ऊपर आकर के केंद्रित हो गया, और फिर हमने न जाने कितनी तरह की कल्पनाएं जो है गढ़ डाली। तो कल्पना की विशुद्धता ने क्या किया? कल्पना की विशुद्धता ने किया ये, कल्पना की अधिकता ने किया ये कि उसका जो मूल सौंदर्य था, उसका जो भाव तत्व था, वो क्या हुआ? वो नष्ट हो गया, है कि नहीं? तो भाव शून्य कल्पना साहित्य को कोरा चमत्कार तो बना देती है, लेकिन ये कह लीजिए कि वो जो है साहित्य को उसकी विशुद्धता, साहित्य को उसकी उदात्तता, साहित्य को उसकी उच्चता, साहित्य को उसकी श्रेष्ठता से उसका साक्षात्कार करा दे, संभव ही नहीं है। कल्पना की स्थिति वही है कि जैसे जो है हम करें क्या कि स्वाद के अनुसार नमक मिला लें, इससे ज्यादा नहीं। कल्पना की भूमिका जो इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि भाव का औचित्य जो वो मरने न पाए। ऊपर 5 तत्वों की चर्चा हम लोगों ने इसके पहले उस पर बातें कर ली हैं, है कि नहीं? तो साहित्य में कल्पना का उपयोग भावनाओं के चित्रण और विकास के लिए ही होना चाहिए, अन्यथा वह रचना जो है महत्वहीन हो जाएगी। तो भाव के साथ कल्पना का खेल चलता है, भाव के साथ कल्पना होनी चाहिए, लेकिन कल्पना तत्व जो है ऐसा हो जिससे कि भाव दब न जाए, कल्पना की अधिकता न हो। और जो साहित्य का जो तीसरा तत्व है वो क्या? बुद्धि तत्व है। भाव तत्व और कल्पना तत्व के साथ जो है सारा खेल या सब कुछ आप समझ लीजिए जो है वो आकर के हमारी भावनाओं को अच्छी तरीके से उदात्त ढंग से स्थापित करने में बुद्ध तत्व की भूमिका जो है प्रमुख हो जाती है। लेकिन भाव तत्व राजा है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। सबका उद्देश्य वही है, भाव की स्थापना, कैसे उसकी विशुद्धता को, कैसे उसकी शक्तिमत्ता को स्थापित किया जाए। तो बुद्धि का संबंध, जब बुद्धि तत्व की जब हम बातें करते हैं तो बुद्धि का संबंध किससे? हमारे विचारों से है, तथ्यों से है, सिद्धांतों से है, जीवन मूल्यों से है कि नहीं? तो कहते हैं बुद्धि का महत्व इस बात में है कि वह साहित्य को कलेवर प्रदान करता है। साहित्य का जो आकार है, तो भाव तथा शब्दार्थ का संयोजन जो है औचित्यपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित रूप से, मतलब जहां जितने की आवश्यकता हो उस तरीके से हो। कहते हैं साहित्य में एक व्यवस्था जो रहती है वो इसी बुद्धि तत्व के कारण ही रहती है। प्रत्येक साहित्यिक रचना का, हर साहित्यकार का कोई न कोई विशेष उद्देश्य होता है। जैसे तुलसी का क्या था? लोकमंगल, बाबा तुलसीदास का लोकमंगल। तो वैसे प्रत्येक कृति का या प्रत्येक कृति के कर्ता का कोई न कोई एक विशेष उद्देश्य होता ही है, क्योंकि निरुद्देश्य तो साहित्य का सृजन जो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि जहाँ इतनी शक्तिमत्ता होगी तो अवश्य जो है उसमें शिवत्व का भाव होगा, है कि नहीं। कहते हैं इसी उद्देश्य को काव्य के में जो अभिव्यक्ति होती है, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये जो बुद्धि तत्व, बुद्धि की जो सीमा है, बुद्धि का जो उपयोग है, बुद्धि तत्व की जो आवश्यकता है, वो प्रबल हो जाती है। तो आखिर साहित्य में ये बुद्धि तत्व करता क्या है? आखिर साहित्य में बुद्धि की क्या आवश्यकता? अरे भाई, साहित्य तो भावना जगत की बात है कि नहीं? मनोमय है, प्राणमय है? नहीं। मनोमय और प्राणमय को बनाए रखने के लिए, वांग्मय की अभिव्यक्ति के लिए जो सक्रियता, जो भूमिका, जो गतिशीलता का निर्वाह करना होता, वो कौन करता? ये बुद्धि करते हैं। तो बुद्धि क्या करते? सबसे पहले तो भावों के लिए क्या करते? साधारण भूमिका निर्माण करते, मतलब क्या? साधारणीकरण करती है। भावों की साधारण भूमिका निर्माण, उसके लिए आधार तैयार किया। फिर क्या किया? लेखक के दृष्टिकोण के अभिव्यक्ति की समुचित व्यवस्था करती है कि लेखक जैसा देख रहा है, उसका देखने का जो नज़रिया है, जिसे वो अभिव्यक्ति जिस रूप में करना चाह रहा है, तो कैसे करे जो है, इस बात की जो व्यवस्था करती, वो कौन करता? कहते बुद्धि तत्व के द्वारा वो कार्य संपादित होता है कि लेखक को आगे कैसे चलना है। एक तरीके से ये कह लीजिए तो ये बुद्धि तत्व जो दिशा संकेतक, या कह लीजिए एक अच्छे गाइड का काम करते हैं। यह हमें जो है क्या करते हैं? साहित्यकार को हमेशा जो है व्यवस्थित रखते हैं, अनुशासित रखती है, अपने से आबद्ध रखती है, बांध के रखती है। और क्या करती है? बुद्धि अव्यक्त भावों को स्पष्ट करता है। ऐसे भाव जिन्हें व्यक्त करने में असुविधा हो रही है, संसाधनों का अभाव है, तो उसे जो है कैसे व्यक्त कर सकते हैं? बुद्धि के माध्यम से, बड़े आराम से। इसके अलावा जो बुद्धि तत्व की जब चर्चा चलती है, भावों को व्यवस्थित करती है, काट छांट करके। मतलब यहाँ जो है बुद्धि का काम जो है, ये जान लीजिए कि अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भाव मरने न पाए, कल्पना की अधिकता न हो, व्यवस्थित रूप से सारी की सारी बातें हमारे पास आ जाएं और उसका शिवत्व बना रहे, उसके सत्य के ऊपर जरा सा भी आंच न आए, और हमारे सामने जो है हमारी जो सुंदर कृति है, संरचना है, जो मनुष्य और मानवता के कल्याण के लिए, जीवन की बेहतरी के लिए जो अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकती है, वो हमारे सामने आए, है कि नहीं। तो ये अव्यक्त भावों को व्यक्त करने की सामर्थ्य किसमें है? तो कहते हैं बुद्धि में है। इसके अलावा जो है, जो भावाभिव्यक्ति में चमत्कार पैदा होता है, दार्शनिक विचारों को सुंदर और रमणीय तरीके से हमारे सामने रख दिया जाता है, चमत्कृत करने वाले शब्दों के माध्यम से, मतलब शब्दार्थ के संयोजन के माध्यम से ऐसे भाव हमारे सामने रख दिए जाते हैं कि हम स्वतः मुग्ध हो जाते हैं। ये कार्य कौन करता है? कहते हैं ये कार्य जो है वो सारा का सारा जो बुद्धि तत्व का काम है। तो ऐसी स्थिति में साहित्य में या काव्य में कहाँ पर कितनी मात्रा में कितने तथ्यों का, विचारों का, सिद्धांतों का समावेश किया जाना है, इस सारे कार्यों का निर्धारण कौन करता? बुद्धि तत्व करता है कि नहीं। क्योंकि उसे सब कुछ करने के साथ ही भाव की जो सशक्त अभिव्यक्ति है वो करनी है, जिससे वो अपने परम उद्देश्य शिवत्व को प्राप्त कर सके। तो इसके अभाव में होगा क्या कि एक कोरी भावनाओं का स्पंदन जो हमारे दुख का चित्कार हो सकता है, एकदम स्नैप, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जैसा। अगर बुद्धि ने अपना काम नहीं किया तो ऐसी स्थिति में जैसे एक तस्वीर तो है जो घटना घटी, लेकिन वो तस्वीर बोल नहीं रही है, वो आकर्षित नहीं कर पा रही है, उसे जो कहना है वो अपने भावों को व्यक्त करने में पूर्ण समर्थ नहीं है। तो यहाँ जो आवश्यकता किसकी होती है? यहाँ आवश्यकता जो बुद्धि तत्व की होती है। तो साहित्य में वस्तुओं और घटनाओं का चित्रण उनके उचित रूप में किया जाता है, और उनका चित्रण उचित रूप से करने के लिए
बुद्धि का काम है कि वो ऐसा करवाए जिसमें साहित्यकार के जो निजी विचार हैं एवं उसके जो सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों को वो प्रचार करना चाहता है, जिन सिद्धांतों को लेकर के साहित्य में वो प्रवृत्त होता है, प्रवेश करता है, यहाँ जो है यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि साहित्य में विचारों को कहाँ तक स्थान देना चाहिए, हमारे विचारों से सिद्धांतों आदि का क्या संबंध होना चाहिए इत्यादि। तो कहते हैं कि अभिधा शैली में वर्णन न होकर उसकी सूक्ष्म में व्यंजना होनी चाहिए। साहित्य की आत्मा या साहित्य का प्राण भाव है, अतः उसे किसी भी स्थिति में भाव तत्व के ऊपर ठेस नहीं लगना चाहिए, मतलब भावना मरने न पाए, क्योंकि भावना अगर आहत हुई मतलब गॉड सेल की स्थिति है। यहाँ कहते हैं मस्तिष्क में, यहाँ ब्रह्मांड में कहीं जो गॉड सेल है कि उसे अगर हल्का सा स्पर्श कर दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ठीक वही स्थिति है कि क्या अगर भावना के साथ हल्का सा भी छेड़छाड़ हुआ तो उसकी जो शक्तिमत्ता है, उसकी जो सामर्थ्य है, उसका जो सत्य है, वो क्या होगा, वो असत में बदल जाएगा। तो उसे बचाए रखने का काम जो कौन करता है, तो कहते हैं कि ये बुद्धि करती है, क्योंकि भाव शून्य विचारों का वर्णन साहित्य की संज्ञा से वंचित करके उसे दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, उपदेश ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ आदि में जो है वो परिवर्तित कर देगा। ठीक है, भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व, मतलब भाव से कल्पना मिली, कल्पना से बुद्धि मिली। अब भाव कल्पना और बुद्धि का जब अपना मिश्रण हुआ, इनका जो खेल शुरू हुआ, तो हमारे सामने जो है अब एक नया तत्व आता है, शैली तत्व। हमारे सामने सामग्री बहुत है व्यक्त करने के लिए। हम अपनी बात को अगर प्रभावशाली ढंग से कलाकार जो है अपनी कला को प्रस्तुत कर दे, साहित्यकार अपनी कलम को प्रस्तुत कर दे, तो आखिर जो है ये जो भावनाओं की विषमता है, भावनाओं की जो उदात्तता है, उसका जो आवेग है, वो जो है अब क्या करना चाह रहा है, वो आकार लेना चाह रहा है। क्योंकि साहित्यकार के जो मूल्य हैं, साहित्यकार की जो सिद्धांत है, साहित्यकार की जो सोच है, अब वो लोक कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए जो उसकी जो सहानुभूति है, अब वो परानुभूति बनने के लिए वो जगत में आना चाहते हैं। आते समय उसके साथ कौन होगा, उसके साथ कल्पना होगी, और उसको आगे बढ़ाने का, गति देने का काम कौन कर रहा होगा, बुद्धि। और सबका प्रयास यही रहेगा कि कल्पना की वजह से कहीं विद्रुप न हो जाए, कल्पना की वजह से कहीं उसका अस्तित्व समाप्त न हो जाए, और अत्यधिक बौद्धिकता की वजह से वो साहित्य न रह करके दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का विषय या धर्मशास्त्र का विषय बन जाए। मतलब ये जान लीजिएगा कि बहुत संभालने की जरूरत है। क्या था, शैली तत्व, भाव तत्व, कल्पना तत्व और बुद्धि तत्व, ये तीनों जो है सीधे सीधे ये कह लीजिए कि इनका संबंध जो है अनुभूति से है। तीनों के संयोग से निष्पन्न साहित्य भावनाओं के मूर्त शैली माध्यम से ही आकार लेता है कि नहीं। तो भाव चाहे कितने ही विशद हों, भाव चाहे कितने ही उदात्त हों, और अगर उनमें जो है इस बात को आप जान लीजिएगा संयोजन न हो, तो ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति में सबलता नहीं होगी। तो फिर व्यर्थ है। कवि या साहित्यकार जिस किसी भाषा का, जिस रूप का, जिस ढंग से अपने भावों, विचारों या इतिवृत्ति को व्यक्त करता है, वही शैली होती है। शैली के अंतर्गत शब्द, भाषा, शब्द चयन, अलंकारों का प्रयोग, छंदों का प्रयोग, काव्य रूप आदि का समावेश किया जाता है। मतलब जितनी आकर्षक शैली, जितनी मजी हुई भाषा, जितना सुंदर शब्द चयन, जितना अलंकारिक ढंग से सजा करके प्रस्तुत रख देने की कला, जितनी छंद में तरलता, वो क्या करेगी, उसके सौंदर्य को बढ़ाने में
उसको रस से सरावर करने में समर्थ होगी। तो कहते हैं कि इस बात को आप जान लीजिएगा कि शैली के अंतर्गत भाषा, शब्द चयन, अलंकारों का प्रयोग और छंद का उपयोग, काव्य शास्त्र आदि का समावेश जो है किया जाता है। काव्य के जो प्रारंभिक तीन तत्व कौन से? भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व। यदि उसके प्राण है तो शैली उसका शरीर है, क्योंकि बिना भाव, बिना कल्पना, बिना बुद्धि के, तो ये जान लीजिएगा कि जो एक तरलता है, एक जो बुद्धिमत्ता है, भावों का जो उच्छ्वास आवेग है, भाव की जो शक्तिमत्ता है, वो क्या है? वो सूक्ष्म है। यहाँ जो यही शैली जो है, शैली के माध्यम से क्या होगा? भाव, कल्पना और बुद्धि ये क्या करेंगे? सीधे सीधे अपने आकार को ग्रहण करेंगे। कि किस शैली में साहित्यकार या किस शैली में कलाकार अपने भावनाओं की विशदता को स्थापित करेगा। उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास जो है शब्द की शक्ति होनी चाहिए, भाषा की ताकत होनी चाहिए, अलंकार प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए और छंदों की समझ होनी चाहिए। इनका प्रयोग करके भावों को अक्षत भाव से बिना क्षति पहुंचाए हुए कल्पना में मिश्रित करके बुद्धि के प्रयोग से बहुत ही विशिष्ट शैली में वो हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो कहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट साहित्य वह है जिसका भाव पक्ष और शैली पक्ष, शैली वही कला पक्ष जिसको आप कहते हैं, जिसका भाव पक्ष और शैली पक्ष दोनों प्रौढ़ हो, शब्दार्थो सहितो का, शब्दार्थो सूत्रयाद है ना, सहितो काव्य। मतलब सीधी सी बात है कि हमसे जो बात कही जा रही है, शब्द की प्रधानता और अर्थ की प्रधानता, सीधे सीधे जो है इस बात को आप समझ लीजिए कि भाव पक्ष और शैली पक्ष दोनों का प्रौढ़ होना, दोनों का परिपक्व होना, दोनों का समर्थ होना बहुत जरूरी है। इनके जरा से भी अभाव में, इनकी जरा से भी कमजोरी भावनाओं की शक्तिमत्ता को चकनाचूर कर सकती है, ध्वस्त कर सकती है। हम साहित्यकार अपने उद्देश्य तक पहुंचने में असमर्थ हो सकता है। तो इस तरीके से ये कह लीजिए कि पाश्चात्य विद्वानों ने शैली का संबंध कवि के व्यक्तित्व से माना है। उन्होंने कहा कि शैली जो है वो सीधे सीधे जो है, जो कर्ता है, जो सृष्टा है, जो सृजन करने वाला है, जो कवि है, जो लेखक है, जो वक्ता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि नहीं? तो कवि के व्यक्तित्व से माना है। शैली तत्व भावों के संचार में सहायक होती है, ये सहयोगी की भूमिका में होती है कि भावों को ये आगे बढ़ाएगी। शैली जो भावों को आगे ले जाने में समर्थ है, विषय को सजाने, संवारने, युक्ति संगत बनाने और उसमें प्रभाव उत्पन्न करने में शैली तत्व की प्रमुख भूमिका होती है। लेकिन सबके बीच में एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा तत्व है, वो क्या है? वही बुद्धि तत्व है, जो भाव को कल्पना के द्वारा शैली के माध्यम से आकार दिलवा रहा है। तो शैली काव्य या साहित्य का शरीर है। इसे हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, शब्द तत्व और अर्थ तत्व। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि साहित्य में इन चार के चारों तत्वों का होना अनिवार्य है। वो चारों तत्व कौन है? भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व। इन चारों में से किसी भी एक तत्व का अगर हम परिहार करें, किसी भी एक तत्व को नज़रअंदाज करें, कोई भी एक तत्व अगर कमज़ोर होता है तो साहित्य प्रभावशाली नहीं होगा। इस बात को आप जान लीजिएगा कि किसी भी तत्व का जो है परिहार असंभव है।
तो यहाँ हमसे जो बातें की गई या हमने जो बातें की, किस पे की? साहित्य के प्रमुख तत्वों के ऊपर। साहित्य के प्रमुख तत्वों में हमारे सामने जो है भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व। क्योंकि साहित्य की परिभाषा और स्वरूप के बाद जो है उस बात को और स्पष्ट करने में कि साहित्य के प्रमुख तत्व, तो परिभाषाओं के साथ अगर इन तत्वों को रख दिया जाए तो साहित्य का स्वरूप जो है आईने की तरह स्पष्ट हो जाएगा। जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको साहित्य के प्रमुख तत्व व्याख्यान जो है वो समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं या कहीं से किसी भी तरह का संदेह है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई 12। मेरा मोबाइल नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिए। अपनी प्रतिक्रिया दें और कोई सवाल हो, प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। नंबर नोट कीजिएगा 9324554008। एक बार नंबर और नोट कर लीजिए, देख लीजिए 9324554008। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी प्रतिक्रिया दें और अगर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भविष्य में हमारे और भी व्याख्यान आपको मिलते रहें, और अपने कमेंट्स अवश्य दें। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक साधुवाद।